गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था भारत में 1857 के बाद हुए प्रमुख विद्रोह, अंग्रेज़ों की भू राजस्व की नीति, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। उसमें से रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं, जो छूट गए थे, उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। अगर प्रीवियस क्वेश्चन कवर नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट में जाके उसे अवश्य कवर कर लें। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें। सूची 1 में राय जी का नाम है, सूची 2 में प्रमुख किसान नेता का नाम है। तो यहाँ पर कूट में उत्तर जो बताया गया है वो ऑप्शन ए को सही माना गया है। बंगाल से थे बंकिम मुखर्जी, पंजाब से थे बाबा सोहन सिंह भागना, आंध्र प्रदेश से थे आर.डी. भारद्वाज और केरल से थे आर. रामचंद्र पांडु नेगू मगडी। दूसरा प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें। यहाँ पर किसान संगठन है और यहाँ पर उस संगठन का गठन किस ईस्वी में किया गया था, इसकी चर्चा किया गया है। यहाँ पर उत्तर बताया गया है ऑप्शन बी को, है ना। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? तो 1929 को हुआ था। अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1920 में हुई थी। फिर है यूपी किसान सभा का स्थापना वर्ष क्या है? तो 1918 है। लास्ट में है उत्कल प्रांतीय किसान सभा, इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1935 ईस्वी में। अब यहाँ पे देखते हैं संगठन के गठनकर्ता का नाम। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा जिसकी स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी, इसके गठनकर्ता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अवध किसान सभा जिसका स्थापना या गठन 1920 ईस्वी में हुआ था, इसके गठनकर्ता थे बाबा रामचंद्र। यूपी किसान सभा 1918 में स्थापना हुआ था, इनके गठनकर्ता का नाम यहाँ पे देख लीजिए, गौरी शंकर मित्र थे, इंद्र नारायण द्विवेदी थे एवं मदन मोहन मालवीय थे। इस प्रकार से हमें यूपी किसान सभा के बारे में याद रखना है। फिर है उत्कल प्रांतीय किसान सभा, इसका गठन हुआ था 1935 में, गठनकर्ता का नाम है मालती चौधरी। प्रश्न है, कूका विद्रोह से संबंध निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि इनका मुख्य उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर करना था। विद्रोहियों ने हजारों नामक स्थान को अपना मुख्यालय बनाया। कहाँ बनाया था? हजारों नामक स्थान पे। राम सिंह इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे, है ना। तो इस प्रकार से ये सभी ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय कृषक आंदोलन के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो बताया गया है कि किसानों पर आरोपित लगान की ऊंची दर, भारत के हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट करना, जमींदारी व्यापारी साहूकार एवं ब्रिटिश बागान मालिकों को के द्वारा किसानों का शोषण एवं उत्पीड़न, ये तो सभी कारण थे आंदोलन का, है ना। तो यहाँ पर हम गलत किसे सिद्ध करें, इस कारण से यहाँ बोला गया है इनमें से कोई नहीं गलत होगा, सभी सही। देखिए, उपर्युक्त सभी कारण भारत में कृषक आंदोलन की उत्पत्ति हेतु जिम्मेदार रहे हैं। किसानों पर कंपनी द्वारा अत्यधिक ऊंची दर पर लगान लगाकर उसे कठोरतापूर्वक वसूल करना, भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों की बर्बादी एवं जमींदारी साहूकार एवं ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा किसानों का शोषण भारत में कृषक आंदोलन के प्रमुख कारण रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इजेदारी व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इस व्यवस्था में 1777 ईस्वी में 5 वर्षीय ठेका अवधि को बदलकर 1 वर्ष कर दिया। इस नई व्यवस्था का एक दोष यह भी था कि प्रतिवर्ष नए व्यक्ति ठेका लेकर किसानों से अधिक भू राजस्व वसूल करते थे। तो हमें यहाँ पर सत्य कथन बताना है, तो 1 और 2 दोनों को सही माना गया है। इसी प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है, अगर आप चाहें तो पॉज करके देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजेदारी व्यवस्था के संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकारों के निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि प्रसिद्ध इतिहासकार ताराचंद ने वारेन हेस्टिंग की भू राजस्व व्यवस्था की आलोचना करते हुए लिखा कि वह बंगाल में अकाल, उपद्रव और दुर्दशा को छोड़ गया। आर.पी. दत्त के अनुसार इस व्यवस्था ने जमींदार तथा रैयत के मध्य संपर्क सूत्र को नष्ट कर भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में दरार उत्पन्न करने का काम किया।
तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। वारेन हेस्टिंग की इस व्यवस्था ने भू राजस्व क्षेत्र में अराजकता की स्थिति में ला दिया था। पूर्णिया, बर्दवान, राजशाही व दिनाजपुर की पुरानी जमींदारियों को अंत कर दिया। वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में सर्वप्रथम बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। इस पॉइंट को याद रखें। 1972 में सर्वप्रथम बंगाल में उन्होंने क्या किया था? इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत किया था वारेन हेस्टिंग ने। इसमें 5 वर्ष के लिए लगान संग्रह करने के लिए ठेका दिया जाता था, जिसे बाद में 1 वर्ष कर दिया गया। सबसे अधिक बोली लगाने वालों को ठेका दिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में अस्थायी कर दिया था। बाद में इस व्यवस्था को उत्तर प्रदेश के बनारस खंड एवं उत्तरी कर्नाटक में भी लागू किया था। तीसरा है कि अस्थायी भूमिकर व्यवस्था तत्कालीन भारत की 25% भूमि पर लागू की गई। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो 1 और 2 को सही माना गया है, तीसरा को गलत माना गया है। अब इसकी चर्चा करते हैं, ये गलत क्यों है। अस्थायी भूमिकर व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत की 19% भूमि पर लागू की गई थी। ऑप्शन में दिया गया था 25%, जो कि गलत है। इस व्यवस्था में जमींदार किसानों से वसूले गए लगान का 10/11 भाग यानी कि 89% सरकारी कोष में एवं 1/11 भाग अपने खर्च के लिए अपने पास रख लेते थे। भारत में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई अस्थायी भूमि बंदोबस्त के संबंध में निम्न कथनों में से असत्य का चयन करें। पहला है, जमींदारियों द्वारा निश्चित समय पर सरकारी खजाने में लगान जमा नहीं करने पर भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। किसी भी आपदा के समय लगान में कोई रियायत नहीं दी जाती थी। इस व्यवस्था में लगान की दर तय करने का अधिकार सरकार के पास था। और लास्ट है कि जमींदारों को भूमि बेचने, रखने व दान देने का अधिकार था। तो यहाँ पर हमें बताना है असत्य कथन। तो असत्य कथन यहाँ पर सी को बोला गया है। इस व्यवस्था में लगान की दर तय करने का अधिकार सरकार को जो बोला गया है वो गलत है। अब इसकी चर्चा करते हैं। भूमि की अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था में लगान की दर तय करने का अधिकार सरकार के पास नहीं था, है ना। लगान की दर तय करने का अधिकार किसके पास था? जमींदारों के पास था। साथ ही जमींदार ही लगान में वृद्धि कर सकते थे। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया। भूमि पर उनका अधिकार वंशानुगत एवं हस्तांतरणीय था, है ना। इस प्रकार से क्या हुआ? जमींदारों के बारे में यहाँ बताया गया है। प्रश्न है, मैं जमींदारों को उस जमीन का मालिक समझता हूँ जो उन्हें धर्मांतरण कानून के अनुसार उत्तराधिकार में मिली है। भूमि के अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये उत्तर होगा जांसोर। अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में यह कथन जांसोर द्वारा कहा गया। जांसोर कॉर्नवालिस द्वारा नियुक्त जांच कमेटी का अध्यक्ष था। जांसोर 1793 से 1798 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, है ना। कहाँ का गवर्नर जनरल रहा? तो बंगाल का। इसके कार्यकाल में निजाम और मराठों के बीच युद्ध लड़ा गया। जांसोर ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया तथा अवध के मामले में हस्तक्षेप करते हुए आरुफदौला की मृत्यु के बाद उनके प्रथम पुत्र वजीर अली को नवाब न बनाकर उनके दूसरे पुत्र सयादत अली को नवाब घोषित किया, है ना। इसे नवाब घोषित किया तो इसे याद रखना है, सयादत अली को। तो अंग्रेजों की तो ये पुरानी आदत थी, फूट डालो और राज करो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कंपनी सरकार द्वारा इस व्यवस्था को अस्थायी बनाने के पीछे अनेक कारण थे। निम्न में से कौन एक अस्थायी व्यवस्था को लागू करने का सही कारण नहीं है? यहाँ पे हमें गलत ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सरकार एक निश्चित तथा अस्थायी आय प्राप्त करना चाहती थी। वह लगान वसूली पर समय तथा पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी। कंपनी इस व्यवस्था द्वारा जमींदारों का अपना समर्थन बनाना चाहती थी। लास्ट में हालांकि कंपनी के पास योग्य कर्मचारी एवं भू लगान के संदर्भ में जानकार व्यक्तियों की कमी नहीं थी, फिर भी उसने लगान का ठेका जमींदारों को दिया। तो इनमें से गलत कथन है ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। लगान निर्धारित करने एवं वसूल करने हेतु कंपनी के पास योग्य कर्मचारियों की कमी थी एवं भूमि के संबंध में पर्याप्त ज्ञान का अभाव था। अतः कंपनी ने लगान वसूली का ठेका जमींदारों को ही देना मुनासिब समझा, साथ ही उन्हें भूस्वामी भी मान लिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारत में भूमि के स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था
लागू होने से जमींदार को अनेक लाभ हुआ। निम्न में से कौन एक लाभ जमींदार को नहीं हुआ? तो इनमें से बताया गया ऑप्शन डी, जमींदारों ने अत्यधिक लाभ होने के बाद भी कृषि उन्नति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बाकी बात, ये सभी कथन अपने आप में सही हैं। जमींदार भूमि के मालिक बन गए, लगान की एक निश्चित रकम सरकार को देने के पश्चात काफ़ी बड़ी धनराशि जमींदारों को प्राप्त होने लगी। ये मूल रूप से ये सभी सही है। प्रश्न है कि भूमि की अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू करने से सरकार को होने वाले लाभों पर विचार करें। पहला है, जमींदारों ने इस वर्ग से अंग्रेजी सत्ता को सामाजिक आधार प्रदान किया। दूसरा है, सरकार की आय निश्चित हो गई, जिससे अपना बजट बनाने में उसे आसानी हुई। तीसरा है, सरकार को प्रतिवर्ष राजस्व की दरें तय करने एवं ठेके देने की झंझट से मुक्ति मिल गई। चौथा है, जमींदारी व्यवस्था लागू करने के बाद सरकार द्वारा जमींदारों को समाज में न्याय एवं शांति स्थापित करने की जिम्मेवारी भी दी गई, है ना। किसे दी गई? तो जमींदारों को। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो बोला गया है ए को। ए में है कि जमींदारों ने इस वर्ग के ने अंग्रेजी सत्ता को सामाजिक आधार प्रदान किया, सरकार की आय निश्चित हो गई, जिससे अपना बजट चलाने में उसे आसानी हुई, सरकार को प्रतिवर्ष राजस्व की दरें तय करने एवं ठेके देने की झंझट से मुक्ति हो गई। ये सभी सही है। चौथा को गलत माना गया है। क्यों गलत माना गया, इसकी चर्चा करते हैं। अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू होने के बाद सरकार द्वारा जमींदारों से न्याय एवं शांति स्थापित करने की जिम्मेवारी छीन ली गई, है ना। ऑप्शन में दिया गया था कि उन्हें जिम्मेवारी भी दी गई, ये गलत है ना। उनसे छीन ली गई थी जमींदारों से, ऐसी जिम्मेदारी जमींदारों से छीन ली गई, जिससे उनका ध्यान मुख्यतः कृषि के विकास में लगा था एवं सूबों की आर्थिक संपन्नता में वृद्धि हुई। फिर है कि कृषि में उन्नति होने से व्यापार एवं उद्योग की भी प्रगति हुई। सरकार एवं उद्योग की उन्नति से व्यापार एवं उद्योग की उन्नति से सरकार को अधिक लाभ प्राप्त हुआ एवं सरकार की आय में वृद्धि हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमि की अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पर बताया गया है ऑप्शन बी, अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था से सरकार एवं कृषकों के आपसी संबंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, है ना, जो कि अपने आप में गलत है। बाकी बात, ये जो है मूल रूप से सही है ना। ये सभी अपने आप में सही है। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संबंध में विकल्प बी को छोड़कर अन्य सभी कथन सत्य हैं। अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था ने सरकार एवं कृषकों की आपसी संबंधों को बुरी तरह प्रभावित किया तथा सरकार एवं किसानों के प्रत्यक्ष संबंध को समाप्त कर दिया। सरकार एवं किसान के प्रत्यक्ष संबंध समाप्त होने से सरकारों को किसानों की समस्याओं की जानकारी नहीं हो पाती थी, जिससे विभिन्न कृषक संघर्ष उत्पन्न हुए। इस व्यवस्था से सरकार को भी हानि हुई, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उनकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। इस व्यवस्था का एक दोष यह भी था कि जमींदार किसानों का भरपूर शोषण करने लगे। प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो उत्तर होगा जमींदारों के साथ। अस्थायी बंदोबस्त को जमींदारों के साथ लागू किया गया था। इसे 1793 ईस्वी में कर्नवालिस द्वारा बंगाल बिहार के क्षेत्र में लागू किया गया था। इसके तहत जमींदारों की राशि निश्चित समय में सूर्यास्त के पहले चुकानी पड़ती थी, नहीं तो जमींदारी चली जाती थी। इसे सूर्यास्त कानून भी कहा जाता था, यानी इसे याद रखें, जमींदारी प्रथा को सूर्यास्त कानून भी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर बताया गया है ऑप्शन बी, अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा, जो कि गलत है। बाकी बात है कि अस्थायी बंदोबस्त ने भूस्वामित्व का अधिकार जमींदारों में निहित किया। अस्थायी बंदोबस्त ने उच्च मालगुजारी निर्धारित का भार कृषकों पर डाला। फिर अस्थायी बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई। ये सभी अपने आप में सही है, मूल रूप से सही है, लेकिन बी कथन गलत है। अब इसकी चर्चा करते हैं। अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों की प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में नहीं रखा था। 1790 ईस्वी में कार्नवालिस के द्वारा 10 वर्षीय व्यवस्था को लागू किया गया था। 1793 में इस व्यवस्था को बंगाल बिहार व उड़ीसा में अस्थायी कर दिया, है ना। इस कारण से ही इसे अस्थायी बंदोबस्ती कहा गया। नेक्स्ट है कि इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश भारत की लगभग
19% भूमि आती थी। इस पॉइंट को याद रखें, जो ब्रिटिश द्वारा कब्जाए गए भारत का क्षेत्र है उस पर 19% की भूमि आती थी इस व्यवस्था के अंतर्गत। फिर है जमींदार द्वारा वसूले गए लगान का 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा होता था तथा 1/11 भाग अपने पास रखना होता था। इसके तहत भू स्वामित्व का अधिकार जमींदारों को दे दिया गया। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में मुख्य रूप से बंगाल तथा बिहार के क्षेत्र में लागू किया गया, जिसे बाद में छिटपुट क्षेत्रों में विस्तार किया गया, जैसे बाद में बनारस तथा उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र। जमींदारों द्वारा किसान की लगान की दर निश्चित नहीं होने के कारण जमींदारों का शोषण किसानों पर बढ़ गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर विचार करें। पहला है कि कर्नल रीड द्वारा शुरू की गई भू राजस्व व्यवस्था को मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा मद्रास में लागू किया गया। फिर है भू राजस्व की यह व्यवस्था मद्रास के साथ साथ बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों, असम तथा कुर्ग के कुछ हिस्सों एवं बरार में लागू किया गया था। तीसरा है बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने में एल्फिंस्टन व चैपलिन की रिपोर्ट की मुख्य भूमिका थी। और चौथा है कि भूमि सर्वेक्षण का कार्य 1824 से 1828 के दौरान प्रिंगल के द्वारा किया गया, है ना। तो यहाँ पे हमें बताना है, तो इनमें से सभी कथन जो है वो सत्य है ना। इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि उपर्युक्त सभी विशेषताएं रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषताएं हैं। इस भू राजस्व व्यवस्था को अंतिम रूप से 1847 ईस्वी में विनगेट की सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। इस व्यवस्था में लगान की दर उच्च उपज का 1/3 भाग थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आती थी। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य में निम्न में से किस एक को शामिल किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। इस व्यवस्था के द्वारा सरकार अस्थायी बंदोबस्त के दोषों को दूर करना चाहती थी, है ना। ये सही है, लेकिन इसके मूल में जमींदारों को मजबूत करना नहीं था, किसानों का कल्याण करना नहीं था, सरकार की आय को स्थिरता प्रदान करना नहीं था, है ना। सरकार तो चाहती थी कि आय में वृद्धि होते रहे। भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के उद्देश्य में निम्न को शामिल किया जा सकता है: बिचौलियों को समाप्त करना, सरकार की आय में वृद्धि करना, अस्थायी बंदोबस्त के दोषों को दूर करना, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में बड़े जमींदारों की कमी होना। ये सभी कारण था रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक रैयतवाड़ी व्यवस्था का दोष नहीं है? ऑप्शन ए, है ना, इसने ग्रामीण समाज की सामूहिक स्वामित्व की धारणा को बढ़ावा दिया। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण दोष यह है कि इसने ग्रामीण समाज की सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को समाप्त कर दिया तथा जमींदारों का स्थान स्वयं ब्रिटिश सरकार ले लिया। सरकार ने बलपूर्वक किसानों की खेत जोतने हेतु वायदा किया। कंपनी के अधिकारी भी इसी व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में थे। तो इस प्रकार से इस व्यवस्था का दोष है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता है? यहाँ पर दिया गया है, यह थॉमस मुनरो की उद्भावना यानी ब्रेन चाइल्ड थी। इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था। इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए। इसको मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के हितों में शुरू किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिसमें बताया गया है 1, 2 और 3 ये ऑप्शन सही हैं, 4 को गलत बताया गया। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को। 1, 2 और 3 ऑप्शन बी को सही माना गया है। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था को कैप्टन रीड द्वारा 1792 ईस्वी में सर्वप्रथम लागू किया गया था। यह मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों में लागू किया गया था कैप्टन रीड के द्वारा। इसके तहत किसानों की भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया था। अब वे व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को लगान प्रदान करते थे। सरकार की इस व्यवस्था के तहत बिचौलियों को समाप्त करना था। नेक्स्ट है, बाद में टॉमस मुनरो ने इसे मद्रास के बाहर के क्षेत्रों पर भी लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा? तो इसका उत्तर होगा मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कैप्टन रीड को माना जाता है। बाद में मुनरो ने इसे विस्तार दिया।
1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास के बाराहमल जिले में कैप्टन रीड द्वारा लगाया गया। 1820 ईस्वी में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु मुनरो मद्रास का गवर्नर बना। बोला है 1820 ईस्वी में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु मुनरो मद्रास का गवर्नर बना। नेक्स्ट है 1825 ईस्वी में ये बम्बई तथा 1858 ईस्वी तक संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में ये लागू हो गया। यह व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश भूभाग का 51% भाग पर लागू था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है महलवाड़ी व्यवस्था के ऊपर में। महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो हमें यहाँ पर सत्य कथन चूज करना है। तो यहाँ पर डी बोला गया है, सभी सही है। यानी कि महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हॉर्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। ये सही है। इस व्यवस्था में प्रारंभ में लगान की दर कुल उपज का 80% निश्चित किया गया था। बाद में विलियम बेंटिक ने इस दर को कम करके 66% कर दिया। ये सभी सत्य कथन है। अब इसका एक्सप्लेनेशन है। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। पूछ देगा भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक उत्तर भारत के लिए किसे माना जाता है, तो मार्टिन बर्ड को। 1855 ईस्वी में सहारनपुर नियम के अनुसार डलहौजी ने लगान की दर को घटाकर उत्पादन का 50% कर दिया। डलहौजी ने उत्पादन का दर 50% कब किया, तो 1855 में सहारनपुर नियम के अनुसार। फिर अगला फैक्ट है, इस व्यवस्था का परिणाम भी कृषकों के प्रतिकूल रहा। परिणामतः इस व्यवस्था के प्रभावित अनेक लोगों ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के अन्य अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लखनऊ में की। दूसरा है, इस कॉलेज के अधिकारी को विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा दी जाती थी। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, तो बोला गया है 2, है ना, सिर्फ ये सही है। अब पहला जो ऑप्शन था कि लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के असैन्य अधिकारियों के शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लखनऊ में की, ये गलत है। अब ये चर्चा करते हैं कि ये गलत क्यों है। लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के असैन्य अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1780 ईस्वी में कलकत्ता में की, है ना। ऑप्शन में दिया गया था लखनऊ में की, इस कारण से ये ऑप्शन गलत था। फिर है कि इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं एवं परंपराओं की शिक्षा अधिकारियों को दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विकास करें। तो यहाँ पर कौन से कथन सत्य हैं, इसे चूज करना है। तो सर्वप्रथम है कि 1813 ईस्वी में के चार्टर एक्ट में भारत के स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रसारित करने एवं उन्नत करने जैसे उद्देश्यों को रखा गया। दूसरा है, चार्टर के इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये अनुदान देने की व्यवस्था की गई। 1 और 2 दोनों सही ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन को देखें। इस राशि को व्यय करने का प्रश्न पर विवाद हो जाने के कारण 1823 ईस्वी तक यह राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। इसी दौरान कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने भी व्यक्तिगत स्तर पर भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए प्रयास किए एवं अनुदान भी दिए। इसी क्रम में सन 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए राजा राममोहन राय ने बाहरी अनुदान दिया। इस कॉलेज में शिक्षित बंगालियों द्वारा अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती थी तथा पाश्चात्य विज्ञान एवं मानविकी की पढ़ाई होती थी। फिर है, सन 1817 ईस्वी में डेविड हेयर ने कलकत्ता में राजा राममोहन राय के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की, है ना। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके सहयोग से हुआ था, तो राजा राममोहन राय और डेविड हेयर के सहयोग से। कब हुआ था, तो 1817 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास के संदर्भ में आंग्ला प्राच्य विवाद के बारे में निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। यहाँ पर है, लोक शिक्षा के लिए स्थापित सामान्य समिति के 10 सदस्यों में से 2 दल बन गए थे, एक आंग्ला शिक्षा का समर्थक और दूसरा प्राच्य शिक्षा समर्थक।
दूसरा है प्राच्य शिक्षा समर्थक का नेतृत्व एच.टी. प्रिंसिप ने किया, है ना। प्राच्य शिक्षा समर्थकों का तर्क था पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य को बढ़ावा न देकर परंपरागत भारतीय भाषाओं एवं साहित्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरी ओर आंग्ला या पाश्चात्य शिक्षा समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एल्फिंस्टन ने किया। एक धड़ा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाए जाने पर जोर दे रहा था, तो दूसरा धड़ा शिक्षा के माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाए जाने का पक्षधर था। फिर है कि लॉर्ड मैकाले ने प्राच्य शिक्षा का समर्थन किया था। तो यहाँ पर हमें बताना है असत्य कथन। तो यहाँ पर असत्य कथन डी को बोला गया है, बाकी बात ये सभी मूल रूप से सत्य है ना। इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य लॉर्ड मैकाले ने आंग्ला या पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का समर्थन किया था। ऑप्शन में दिया गया था प्राच्य शिक्षा, जो कि गलत है। मैकाले ने पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था यानी कि अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का वकालत किया था। 2 फरवरी 1835 को अपने महत्वपूर्ण स्मरण पत्र में उसने लिखा कि सरकार के पास सीमित संसाधनों के मद्देनज़र पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। फिर है मैकाले के दृष्टिकोण को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भी पॉइंट अति इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है। फिर है कि भारत में शिक्षा के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन है कि भारत में शिक्षा के विकास के संदर्भ में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले के दृष्टिकोण को स्वीकार किया। मैकाले के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने स्कूलों एवं कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बना दिया तथा बड़े पैमाने पर अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने वाले स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। मैकाले के दृष्टिकोण का समर्थन करने के पीछे सरकार की योजना समाज के उच्च एवं मध्य वर्ग के एक तबके को शिक्षित कर ऐसी श्रेणी बनाने की थी जो रक्त में एवं रंग में भारतीय हों, परंतु अपने विचार, नैतिक मापदंड, प्रज्ञा एवं प्रवृत्ति अंग्रेजियों को हों। शिक्षा की इस पद्धति को बढ़ावा देकर सरकार तथा जनसाधारण के बीच दुभाषियों की भूमिका को समाप्त करना चाहती थी। तो यहाँ पर है हमें चूज करना है कि कौन से कथन सही नहीं है ना। तो इसमें से डी को बोला गया है सही नहीं है। शिक्षा की इस व्यवस्था को बढ़ावा देकर सरकार तथा जनसाधारण के बीच दुभाषियों को भूमिका को समाप्त करना, ये कथन गलत है। बाकी सभी मूल रूप से सही ऑप्शन है ना। बाकी सभी सही है, इसे ध्यानपूर्वक देख लें। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सरकार शिक्षा की इस पद्धति को बढ़ावा देकर एक ऐसी श्रेणी तैयार करना चाहती थी जो सरकार एवं जनसाधारण के बीच दुभाषियों की भूमिका निभा सके। यानी यहाँ पर कह रहा है कि दुभाषियों की भूमिका को समाप्त करना चाहती थी, जो कि गलत है। सरकार का मानना था कि इस प्रकार पाश्चात्य विज्ञान तथा साहित्य का ज्ञान जनसाधारण तक पहुँच पाएगा। इस सिद्धांत को अधोगामी या फिर निस्यंदन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को भी ध्यान दें कि इस सिद्धांत को अधोगामी या फिर निस्यंदन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड ने 1854 ईस्वी में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की, जिसे वुड डिस्पैच कहा जाता है। फिर है, इस योजना में सरकार ने कहा कि जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार स्वयं वहन करे। फिर है, इसमें उच्च शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाए जाने का सुझाव दिया, है ना। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो इनमें से सत्य कथन माना गया है ए को। 1 और 2 सही है, 3 कथन जो है वो गलत है। अब चर्चा करते हैं ये गलत क्यों है। वुड डिस्पैच में उच्च शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी एवं प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाने का सुझाव था। यहाँ पर क्या है, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ना होकर के यहाँ पर देसी होना चाहिए था, है ना, तब ये सही होता। इस कारण से ये गलत है। इसी प्रश्न का एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि इसने लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी जैसे कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया था। इसने स्त्री शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा के विकास पर भी बल दिया था। इसने सरकारी शिक्षा संस्थानों
में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के बल पर देने पर बल दिया था। इसने कहा था कि सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना है। इन्हीं कारणों से वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। याद रखें वुड डिस्पैच के बारे में, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। नेक्स्ट प्रश्न है 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में गठित हंटर आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर होगा केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना, है ना। बाकी बात भारत में प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा की समीक्षा करना ये गलत है। केवल प्राथमिक शिक्षा की समीक्षा करना ये भी गलत है। व्यावसायिक शिक्षा का आरंभ करने हेतु सुझाव देना ये भी गलत है ना। उस केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का समीक्षा करने का उद्देश्य था। 1882 ईस्वी में एक्सप्लेनेशन में है कि 1882 ईस्वी में गठित हंटर शिक्षा आयोग का मुख्य उद्देश्य या कार्य 1885 के पश्चात देश में शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों एवं उनकी प्रगति की समीक्षा करना था। हंटर आयोग की समीक्षा संबंधी मुख्य कार्य केवल प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था तथा विश्वविद्यालयीय शिक्षा में इसका कोई संबंध नहीं था। इसने माध्यमिक शिक्षा को साहित्यिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा में बांटने का भी सुझाव दिया। यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखें, किन में से किन को बांटना था। तो इसने माध्यमिक शिक्षा को साहित्यिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा में बांटने का सुझाव दिया था। इसने प्राथमिक शिक्षा पर नियंत्रण नगर एवं जिला बोर्ड को देने को कहा, है ना। प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण किसके हाथों में देने को कहा? नगर एवं जिला बोर्ड को। इनमें 8 भारतीय थे। पूछ देगा भारतीयों की संख्या इस कमीशन में कितनी थी या इस आयोग में कितनी थी? तो उत्तर होगा 8। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का ध्यान करने के लिए 1917 ईस्वी में गठित सैडलर आयोग के अध्यक्ष किस ब्रिटिश विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे? तो उत्तर होगा लीड्स विश्वविद्यालय, है ना। सैडलर आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर M.E. सैडलर ब्रिटेन के लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। नाम याद रखना है, डॉक्टर M.E. सैडलर। इस आयोग का गठन केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का ध्यान में करने के लिए किया गया था, है ना। इसे भी याद रखना है, केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय। लेकिन इस आयोग ने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा का अध्ययन किया। 1920 में सरकार ने सैडलर आयोग की रिपोर्ट को सभी प्रांतीय सरकारों से लागू करने का आग्रह किया। फिर है भारत में आधुनिक शिक्षा के निम्न संस्थानों का उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार कौन सा क्रम सही है? इसमें से यहाँ पे बताया गया है रुड़की अभियांत्रिक संस्थान, इसके बाद है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, फिर है पूसा कृषि संस्थान, फिर है पटना विश्वविद्यालय। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसका ईस्वी कौन सी ईस्वी में इसका गठन किया गया। रुड़की अभियांत्रिक संस्थान का स्थापना हुआ था 1847 ईस्वी में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 ईस्वी में, पूसा कृषि संस्थान 1905 ईस्वी में और पटना विश्वविद्यालय 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1929 ईस्वी में गठित हार्टोग समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर बोला गया है शिक्षा में हुए विकास के संदर्भ में रिपोर्ट देने के लिए, है ना। शिक्षा संस्थाओं की संख्या में अंधाधुंध वृद्धि के कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट आने लगी थी, अतः शिक्षा में हुए विकास के संदर्भ में रिपोर्ट देने के लिए सन 1929 ईस्वी में सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अपने रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर बल दिया, लेकिन अनिवार्यता या शीघ्र प्रसार को अनुचित बताया। हार्टोग समिति ने किस शिक्षा के महत्व पर बल दिया था? तो प्राथमिक शिक्षा के ऊपर में। फिर है कि इस समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश के नियम अत्यंत कड़े होने चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला था विश्वविद्यालय शिक्षा में प्रवेश के लिए जो नियम है उस नियम को कठोर किया जाए। सन 1937 ईस्वी में गांधी जी ने अपने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित लेखों की श्रृंखला में शिक्षा का एक योजना प्रस्तुत की थी। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा वर्धा शिक्षा योजना। 1937 ईस्वी में गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र के अंकों में शिक्षा की जिस योजना को प्रस्तुत किया था उसे वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अनुसार प्राथमिक विद्यालय
एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने तथा 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की। 11 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए 6 वर्ष के पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया। योजना में 2 तरह के उच्च विद्यालयों की स्थापना के बारे में कही गई थी, एक विद्या विषयक एवं दूसरा व्यावसायिक विषयक शिक्षा। इस योजना में इंटरमीडिएट स्तर को समाप्त करने की बात कही थी। 1937 में कांग्रेस ने शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन वर्धा में आयोजित किया था। इस सम्मेलन में पारित प्रस्तावों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के लिए जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। तो इस प्रकार से है इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। प्रश्न है, वर्ष 1944 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जिसे सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन एक सार्जेंट योजना की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर बताया गया है डी में है कि 50 वर्ष में देश में शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया था। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। बाकी बात है कि 3 से 6 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, ये सही है। 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था, ये भी सही है। 20 वर्षों में वयस्कों को साक्षर बनाने का लक्ष्य, ये भी सही है। अब देखते हैं सही है क्या, मतलब मूल रूप से सही है। अब डी गलत क्यों है? तो इस योजना में 40 वर्ष में देश में शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य था। यहाँ पर दिया गया है 50 वर्ष, इस कारण से ये गलत है, होना चाहिए था 40 वर्ष। फिर है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को 2 भागों विद्या विषयक एवं तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा में विभाजित करने की सलाह इसमें दिया गया था। फिर है शिक्षकों के प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा, मानसिक एवं शारीरिक तौर पर विकलांगों की शिक्षा दिए जाने पर बल दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें। पहला है कि शिक्षा संबंधी योजना और आयोग और उसका स्थापना वर्ष में हमें मिलान करना है। तो इसका उत्तर बताया गया है ऑप्शन बी को। बी में है कि कोठारी शिक्षा आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो वो स्थापना इसका हुआ था 1964-66 में। सेडलर विश्वविद्यालय आयोग स्थापना जो हुआ था वो 1917 से 19 के बीच में। हंटर शिक्षा आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1882-83 के बीच में। और राधा कृष्ण आयोग का स्थापना हुआ था 1948-49 के बीच में, है ना। ये स्थापना है और उसके शिक्षा का वर्ष है। इसमें कई प्रकार के आयोग है, इसकी चर्चा करते हैं। कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917-19, हंटर शिक्षा आयोग 1882-83, राधा कृष्ण आयोग 1948-49, हार्टोग समिति 1929, शिक्षा पर वर्धा योजना गांधी जी की जो थी 1937 ईस्वी, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, सार्जेंट योजना 1944 ईस्वी। इसे जरूर याद कर लें आप। फिर है शिक्षा संबंधी प्रमुख योजना आयोग के साथ तत्कालीन गवर्नर जनरल या वायसराय का युग्म कौन सा सही सुमेलित करें? सुमेलित नहीं है, यहाँ पर है कि हमें नहीं है, इसे चूज करना है। तो यहाँ पर है राधा कृष्ण आयोग, जो लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में बोला गया है, ये कथन गलत है। बाकी बात, सार्जेंट योजना के समय थे लॉर्ड बेबल, हार्टोग समिति के समय थे लॉर्ड इरविन, हंटर शिक्षा आयोग के समय थे लॉर्ड रिपन। इसकी चर्चा करते हैं। राधा कृष्ण आयोग जो 1948 से 49 के बीच में बना था, उनके गवर्नर जनरल या वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 के समय थे लॉर्ड डलहौजी। शेडलर आयोग 1917 से 18 के बीच में जो बना था, उसके समय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और वर्धा योजना जो बना था 1937 में, इसके समय थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो इस प्रकार से यहाँ भी ध्यान देना है हम लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे है, निम्न तकनीकी संस्थाओं एवं उनके स्थापना वर्ष कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो यहाँ पे बोला गया है बी, कलकत्ता चिकित्सा महाविद्यालय। ये जो है ये गलत है। बाकी बात, पूना इंजीनियरिंग कॉलेज 1858, ये सही है। गुइंडी इंजीनियरिंग कॉलेज 1858, ये भी सही है। पूसा कृषि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय 1905, ये भी सही है ना। ये सभी सही है, लेकिन बी गलत है। यहाँ पे बुलाया गया है कलकत्ता चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई। पूना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना वास्तव में 1854 ईस्वी में ओवरसियर्स स्कूल के रूप में हुई थी। बाद में 1858 ईस्वी में इसका दर्जा बढ़ाकर इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया गया। तो इसे भी याद रखना है, इसका पूर्व का नाम क्या था? ओवरसियर्स स्कूल।
है ना, बाद में दर्जा बढ़ाकर इसे इंजीनियरिंग कॉलेज किया गया। नेक्स्ट है कि गुंडी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना फोर्ट सेंट जॉर्ज के पास एक इमारत में एक छात्र के साथ एक सर्वेक्षण स्कूल के रूप में 1794 ईस्वी में हुई थी। 1854 ईस्वी में इसे इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा प्रदान किया गया। फिर है बिहार के समस्तीपुर जिले में पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना एक अमेरिकी समाज सेवक मिस्टर हेनरी फिलिप द्वारा 1905 ईस्वी में की गई। 1905 में इसकी आधारशिला लॉर्ड कर्जन द्वारा रखी गई थी। तो यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन के आ रहे हैं। सर्वप्रथम तो है समस्तीपुर जिला, है ना, पूसा इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। फिर है इसकी स्थापना जो किया था, अगर ऑप्शन में दे देगा अंग्रेज, है ना, अमेरिकी, फ्रेंच, डेन, तो उत्तर होगा अमेरिकी। फिर है कि इसका नाम था मिस्टर हेनरी फिलिप, है ना, और इसकी आधारशिला रखा था किसने, तो लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सप्लेनेशन है कि 1936 ईस्वी में इसे दिल्ली स्थानांतरित किया गया, है ना। फिर ये 1936 में ये कहाँ चला गया था, दिल्ली। इस संस्था को दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा का या की सुविख्यात पक्षधर थे या थीं। तो इसका उत्तर में बताया गया है 1, 2, 3, 4, यानी कि सिस्टर सुबलक्ष्मी, बेगम रुकिया सखावत हुसैन, केशव चंद्र सेन, आनंद कुमारस्वामी। नेक्स्ट प्रश्न है 19वीं शताब्दी आरंभिक 20वीं शताब्दी में बंगाल नाट्य कला की एक अग्रणी हस्ती विनोदिनी दासी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से हमें सही उत्तर चूज करना है। तो 1 और 2 दोनों को सही माना गया है। वे कलकत्ता में स्टार थिएटर 1883 ईस्वी की स्थापना के आदि प्रवर्तकों में से एक थीं। उन्होंने 1910 और 1913 के बीच अपनी आत्मकथा अमार कथा यानी मेरी कहानी की धारावाहिक के रूप में प्रदर्शित किया, है ना। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। विनोदिनी दासी, जिन्हें छोटी विनोदिनी के नाम से भी जाना जाता है, वह कलकत्ता की प्रसिद्ध बंगाली भाषा की नाट्य अभिनेत्री थी। एक्टिंग के क्षेत्र में वे 12 वर्ष से 13 वर्ष की उम्र में जुड़ी रहीं। 1914 में अपनी आत्मकथा लिखी जो अमार कथा के नाम से प्रकाशित हुई। अपनी आत्मकथा लिखने वाले थिएटर की वह पहली दक्षिण एशियाई अभिनेत्रियों में से एक थीं। बंगाल के महान संत रामकृष्ण परमहंस उनकी नाटक देखने आए थे। तो परमहंस साहब जो आए थे उनके नाटक देखने। फिर है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जस्टिस रानाडे, बीजी तिलक, फिरोज शाह मेहता और दयानंद सरस्वती। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, जस्टिस रानाडे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के स्थापना से जस्टिस रानाडे संबंधित थे। शिक्षा प्रचार के उद्देश्य से 1884 ईस्वी में पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जस्टिन रानाडे ने की थी। रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। रानाडे ने आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की। 1867 ईस्वी में रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। उत्तर होगा अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो रक्त में, रंग में भले ही भारतीय हों, परंतु नैतिक मापदंड और प्रवृत्ति अंग्रेजियों जैसी हो। मैकाले के सुझावों के पश्चात शीघ्र ही स्कूल और कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम बना दिया गया। चार्ल्स वुड ने 1854 ईस्वी में भारत में भावी शिक्षा नीति की विस्तृत योजना बनाई जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। उत्तर होगा प्राथमिक शिक्षा को, है ना। हंटर आयोग जो बना था 1882-83 ईस्वी में W हंटर की अध्यक्षता में वुड डिस्पैच 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति के व प्रयासों का मूल्यांकन करने हेतु गठित किया गया था। आयोग ने सरकार को निम्न सुझाव दिए। क्या सुझाव दिए? प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए, महिलाओं की मौजूदा शिक्षा के विकास पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम साहित्य एवं व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम में विभाजित हो, निजी प्रयत्नों को शिक्षा में बढ़ावा मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से था हंटर आयोग के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हंटर आयोग 1882 जिसे भारत में शिक्षा की स्थिति के सर्वेक्षण करने के लिए निर्धारित किया था, उसने क्या किया? तो प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल महत्व देते हुए
1854 ईस्वी की विज्ञप्ति का समर्थन किया, है ना। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1882 ईस्वी में, यहाँ पे याद रखना है लॉर्ड रिपन, 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन की स्थापना हुई थी। इस कमीशन की स्थापना चार्ल्स वुड के घोषणा लेख में प्रतिपादित भारतीय शिक्षा प्रणाली की प्रगति स्तर की समीक्षा हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में की गई थी। इस कमीशन की मुख्य बातें थी: प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक व देशी भाषा में हो, धार्मिक शिक्षा का प्रोत्साहन ना दिया जाए, है ना, साथ ही बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, अनुदान सहायता छात्र शिक्षक की संख्या व आवश्यकता के अनुपात में रखा जाए। इस कमीशन के तहत प्राथमिक शिक्षा पर बल देते हुए 1854 के विज्ञप्ति का समर्थन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी टी कोलब्रुक निम्नलिखित में से किस संस्थान में संस्कृत के प्रोफेसर थे? तो उत्तर होगा फोर्ट विलियम कॉलेज। हेनरी थॉमस कोलब्रुक एशियाई व संस्कृत भाषा के प्रमुख विद्वान थे। उन्होंने प्राच्य विद्या के विषयों पर लेख लिखे। उनके द्वारा इन विषयों का परिचय पाश्चात्य विद्वानों को मिला। उनका लेख कोलकाता से प्रकाशित होने वाले एशियाटिक रिसोर्सेज नामक प्रख्यात शोध पत्रिका में छपे। वे 1807 से 14 ईस्वी तक बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के सभापति रहे। वे कब से कब तक बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के सभापति रहे? तो 1807 से लेके 14 तक। हेनरी टी कोलब्रुक कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्कृत के प्रोफेसर थे। पूछ देगा हेनरी टी कोलब्रुक किस भाषा के प्रोफेसर थे? तो उत्तर होगा संस्कृत भाषा के। वे अनेक वर्षों तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सदस्य भी रहे। एक और उपलब्धि थी, वे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सदस्य भी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर बताया गया है हमें कि डी में है। ये भी डी किधर चले गए हो, ये डी बना देते हैं। तो 1 और 4 को सही बताया गया। उनका तर्क था कि भारत समान वंशानुक्रमण के आधार पर सजातीय समुदायों का एक महासंघ है। उनका तत्व विचार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्वविधान से बहुत अधिक समान था, ये गलत है। उन्होंने व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों पर आधारित एक राष्ट्र राज्य के रूप में भारत की कल्पना की थी, ये भी गलत है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के पाठ्यक्रम में मुस्लिम धर्मशास्त्र और यूरोपीय अनुभववाद को मिश्रित कर दिया, ये सही है। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। बाद में विकसित होकर यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। उन्होंने उर्दू को भारतीय मुसलमानों की सामूहिक भाषा बनाने पर जोर दिया। आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार जीवन पर्यंत उनका प्रथम ध्येय रहा। उनका तर्क यह भी था कि भारत एक समान वंशानुक्रमिक पर आधारित सजातीय समुदायों का एक महासंघ था, है ना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की? तो इसका उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा हेतु प्रबल रूप से वकालत किया था। उन्होंने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। पूछ देगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय ने। कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में इलाहाबाद में अंग्रेजी अखबार द लीडर की शुरुआत किया था। इन्होंने एक अखबार जिसका नाम है द लीडर, इसकी शुरुआत किया था। 1931 में कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वो हिस्सा लेने गए थे। फिर है 1932 में पूना समझौते में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2014 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न के सम्मान से नवाजा गया। तो ये था अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं मुख्य रूप से उसके संस्थापक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भारत में समाचार पत्रों का इतिहास, पत्रिकाएं तथा प्रमुख पुस्तकें, कांग्रेस की पूर्ववर्ती राजनीतिक संस्थाएं, साथ ही जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं प्रमुख अधिवेशनों के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।